वो अपनी जिंदगी सबसे कमजोर एडवेंचरर के तौर पर जीता रहा, हमेशा सबसे नीचे फंसा रहा। रिग्रेट्स उसे आखिरी सांस तक सताते रहे। जब मॉन्स्टर्स ने दुनिया पर हमला किया तब उसका आखिरी स्ट्रगल भी फेल हो गया और वो मर गया। लेकिन तभी आया ग्लिच, रिग्रेशन और एक बग्ड स्टैट, मैक्सिमम लक। अब उसके हर कदम, हर वार, हर गैम्बल पर किस्मत उसी के साथ थी। क्या वो फूल जिसे सबने यूजलेस कहा था अब अपनी फेट रीराइट कर पाएगा? चलो देखते हैं। कहानी शुरू होती है रेयर मॉन्स्टर्स सिल्वर स्लाइम्स के शिकार से। 4 स्लाइम्स सामने थे, बाकी एडवेंचरर्स चुप रहे, मगर एक लड़के ने डरने के बजाय हमला कर दिया। पहला वार क्रिटिकल हिट, दूसरा वार फिर से क्रिटिकल, तीसरा वार भी क्रिटिकल। सारे स्लाइम्स आसानी से मर गए और सिस्टम ने अनाउंस किया यूकितो ताकाहाशी रिसीव्ड एस रैंक आइटम्स, सिल्वर स्लाइम आर्मर, ग्लव्स और बूट्स। बाकी एडवेंचर्स शॉक्ड रह गए। इतनी रेयर लूट, ही इज सो लकी, सबने कहा। यूकितो भी इन्वेंट्री देखकर यकीन नहीं कर पा रहा था, मानो पिछले जन्म की सारी तकलीफों का इनाम अब मिल रहा हो। असल में पिछले लाइफ में उसकी फेट बहुत खराब रही थी। वो उम्र भर एडवेंचरर रहा, लेकिन ब्रॉन्ज रैंक से ऊपर कभी नहीं जा पाया। 85 साल की उम्र में भी वो टोक्यो डंजन की पहली फ्लोर पर मॉन्स्टर्स से लड़ रहा था। इसी बीच खबर आई कि मॉन्स्टर्स अब शहर तक पहुंच गए हैं और टोक्यो केओस में डूब चुका है। बाकी एडवेंचरर्स डंजन के अंदर गहराई में भाग गए, लेकिन यूकिटो अकेला स्लाइम्स की तरफ बढ़ा। लोग उसे पागल कहते रहे, एक यूजलेस ओल्ड मैन जिसकी स्टेटस कभी नहीं बढ़ेगी। लेकिन उसने हार नहीं मानी, गिरकर भी तलवार उठाई और स्लाइम से लड़ता रहा। लेवल सिस्टम सबके लिए कॉमन था, स्किल्स, मैजिक, ग्रोथ सबको मिलती थी, लेकिन यूकिटो के स्टैट्स हमेशा कमजोर रहे। फिर भी उसने मेहनत से लेवल 98 तक पहुंच बना ली और वो अकेला इंसान था जिसने ये किया। लेकिन जब आखिरी स्लाइम से लड़ रहा था उसकी सोर्ड टूट गई। अब बस एक फाइनल लेवल बचा था, मैक्स लेवल 99। उसने नंगे हाथों और दांतों से स्लाइम को फाड़ डाला और आखिरकार सिस्टम विंडो खुली। कंग्रेचुलेशंस, यू हैव रीच्ड मैक्स लेवल। यूकिटो कांपते हाथों से सोच रहा था, अब मेरी मेहनत का रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन सिस्टम ने उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ एक बढ़ाई। वो शॉक में घुटनों पर गिर पड़ा। क्या ये मजाक है? Was it all in vain? आंखों से आंसू बहने लगे और मॉन्स्टर्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उसे अपने सारे फेलियर्स याद आने लगे, माँ को बचा ना पाना, बहन की खुशी छीन लेना, और फिर एक हग मॉन्स्टर ने उसे कुचल डाला। सिस्टम ने उसकी डेथ अनाउंस कर दी, लेकिन तभी एक और विंडो खुली। एरर डिटेक्टेड, रोल बैक फंक्शन अप्लाइड, हिडन पैरामीटर्स अनलॉक्ड, यूनिक स्टैट पॉइंट्स प्लस 9999 अवॉर्डेड। जब यूकिटो ने आंखें खोली वो एडवेंचरर्स गिल्ड के काउंटर पर था। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर कहा, कंग्रेचुलेशंस, यू आर नाउ एन एडवेंचरर। यूकिटो ने उस लड़की को भ्रम से देखा, फिर चारों ओर देखने लगा और उसने पूछा कि क्या कुछ गलत था। वह यूकिटो अजीब तरह से मुस्कुराया और उससे कहा कि सब ठीक है। फिर टोकन लिया और उसे धन्यवाद दिया। वह एक तरफ हट गया और अपना फोन निकाला और तारीख चेक करने लगा। 15 मार्च, जिस दिन उसने एडवेंचर गिल्ड में रजिस्ट्रेशन कराया था। लेकिन क्या हुआ? यूकिटो ने याद किया कि उसकी मौत से ठीक पहले उसने बोनस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कुछ देखा था। उसने अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स विंडो चेक करने का फैसला किया, लेकिन यह देखकर कि वे अभी भी उसी लेवल पर थे, वह घबराकर हंसा और सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता। उसने पास में एक स्लाइडर देखा और लिस्ट को नीचे स्क्रॉल किया और कल्पना कीजिए उसका आश्चर्य जब उसने देखा कि उसकी नई लक कैरेक्टरिस्टिक 9999 यूनिट्स तक पंप अप हो गई थी। वह बहुत भ्रमित था, यह पहले नहीं था, और उसने सोचा कि यह कैरेक्टरिस्टिक शायद उसके पिछले जीवन में एक हिडन पैरामीटर थी, लेकिन उसे इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपने हाथ की तरफ देखा और याद किया कि वह अपनी मौत से पहले कितना कंप्लीटली डिस्पेयर्ड हो गया था। उसने सोचा, और 70 साल की असफलता झेल चुके इंसान के लिए ऐसी विशेषता। वह गिल्ड के निकास की ओर बढ़ा और तुरंत स्लाइम हंटिंग में नई कैरेक्टरिस्टिक को चेक करने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद वह खुद को टोक्यो डंजन के पहले फ्लोर इमॉर्टल ट्रेसेस पर पाया। उसने मुस्कुराते हुए दूरी में देखा और अपने पुराने दोस्तों स्लाइम्स को देखा। तुरंत ही उसके पीछे कुछ सस्पिशियस रसलिंग सुनाई दी। वह मुड़ा और आश्चर्य से सोचा, क्या यह सचमुच एक सिल्वर स्लिम है? यह एक अविश्वसनीय रूप से रेयर मॉन्स्टर है जो उसे अपने पूरे पिछले जीवन में केवल एक बार मिला था, और तब भी जैसे ही उसने इसे देखा वह भाग गया था। ये स्लाइम्स बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स देते हैं, लेकिन अपनी इल्यूमिनेस के लिए प्रसिद्ध है। उसने अपनी तलवार निकाली और चुपचाप उसके पास जाने लगा। बस एक और कदम और उसकी तलवार उस तक पहुंच जाएगी। लेकिन जब वह लगभग स्लाइम के पास था तो उसके पैरों के सामने जमीन में एक तीर आ लगा और एक एडवेंचरर ने उससे माफी मांगी और कहा
कि उसका निशाना चूक गया। युकीटो ने मन ही मन उसे स्टूपिड इडियट कहा और जब उसने स्लाइम को देखा जो तीर के पास घबराकर इधर उधर भाग रहा था तो वह बहुत हैरान हुआ। ऐसे शोर से तो उसे भाग जाना चाहिए था। अचानक स्लाइम उसकी ओर कूदा और वह चकमा देते हुए सोचा कि यह उस पर हमला कर रहा है। स्लाइम उससे थोड़ी दूरी पर उतरा और फिर से उसकी ओर कूदा और युकीटो ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया, जिसके बाद उसने वार को पैरिड किया और तुरंत स्लाइम के कोर को छेद दिया। मॉन्स्टर का स्लाइमी शेल घास पर फैल गया और कोर टूट गया। उसे मारने के कारण उसका लेवल तुरंत 4 बढ़ गया और अपनी तलवार को देखते हुए उसने सोचा कि वह एक ही वार से टूट गई। सिल्वर स्लाइम्स इतने टिकाऊ होते हैं, उसे एक नया हथियार खरीदना होगा। जब वह टूटे हुए हथियार को वापस अपनी इन्वेंट्री में रख रहा था तो उसने अपने पीछे एक गोल्डन ग्लो देखा और चिल्लाया कि यह नहीं हो सकता। उसके सामने घास पर एक एस रैंक सो डू पड़ी थी जो एक स्लाइम से गिरी थी। उसने उसे उठाया और कहा कि यह एक ग्रेट स्टार्ट है। सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि वह एक सिल्वर स्लाइम ग्रेट सोर्ड पकड़े हुए था। इसने इंक्रीज्ड अटैक पावर दी और साथ ही सिल्वर स्लाइम्स के बचने की प्रवृत्ति के कारण टारगेट को मिस करने का 30% चांस भी था। उसने उत्साह से अपने कंधे को खींचा और एक अच्छी हंट करने का फैसला किया। जब वह मुड़ा तो उसने अपने सामने एक साथ 4 सिल्वर स्लाइम्स देखे। यह इतना अमेजिंग था कि पहले तो उसने सोचा भी कि यह एक सपना है। वे चारों एक साथ उस पर झपटे और युकीटो फाइटिंग स्टैंस में आकर सोचा कि उसके पास और कोई विकल्प नहीं है, उसे लड़ना ही होगा। इस तलवार की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए उन सभी को एक ही वार में मारना संभव नहीं होगा, लेकिन फिर भी वह स्लाइम पर झपटा और उन्हें एक एक करके मारना शुरू कर दिया। उसके सभी वार क्रिटिकल थे और जब उसने आखिरी स्लाइम को मारा तो उसे घास पर हाई रैंक इक्विपमेंट का ढेर मिला। उसने उसे उठाया और मुस्कान के साथ सोचा कि किसी तरह वह अभी भी उन सभी को एक साथ हराने में कामयाब रहा। उसकी हंट लगभग 1 घंटे तक और चली। इस दौरान वह केवल 10 सिल्वर स्लाइम्स से मिला। उनमें से हर एक ने रेयर लूट गिराया और उसे यह स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था कि लक कोई खाली शब्द नहीं है। वह बहुत खुश था और घास पर लेट गया, जिसके बाद उसने आसमान की ओर देखा और सोचा कि अब जब उसके पास ऐसी पावर है तो वह निश्चित रूप से एक सिग्निफिकेंट इंसान बन सकता है और अपनी फैमिली को खुश कर सकता है, अपनी बीमार माँ और निश्चित रूप से अपनी बहन को। अचानक कुछ याद आया। वह उठ गया और सोचा कि अब उसके पास वापस जाने के लिए एक होम भी है। इन लंबे 70 वर्षों की लोनलीनेस के बाद वह आखिरकार घर लौटेगा। जब वह घर आया और अपने अपार्टमेंट नंबर को देखा तो वह जम गया। उसने मन ही मन खुद को शांत होने के लिए कहा और सोचा कि वह इतना नर्वस क्यों हो रहा है। अपना रिजॉल्व जुटाकर उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खोलने ही वाला था, लेकिन उसकी छोटी बहन ने उससे पहले दरवाजा खोल दिया। उसने मुस्कुराते हुए उसे देखा और उसका घर में स्वागत किया और जब युकीटो ने उसे देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने तुरंत उसे गले लगा लिया और उसने पूछा कि उसे क्या हो गया है, क्या यह हिडन कैमरा वाला प्रैंक है। वह हंसी और उसे जाने देने के लिए कहा, लेकिन युकीटो ने उसे अनदेखा कर दिया और सोचा कि इस बार वह किसी को भी अपने इस ट्रेजर को उससे दूर नहीं ले जाने देगा। उसके बाद वे घर के अंदर गए और उसने उसे सब कुछ बताया जो उसके साथ हुआ था। उसने इस पर ज्यादा आश्चर्य से रिएक्ट नहीं किया। इसके विपरीत वह केवल खुश थी और पूछा कि क्या वे वास्तव में इससे अपनी मां को बचा सकते हैं। युकीटो ने इसकी पुष्टि की और कहा कि उसे बस थोड़ा एफर्ट करने की जरूरत है। अगले दिन उसने उससे मिले रेयर आइटम्स का एक्सचेंज किया और पैसे का उपयोग ऑक्शन में हाईएस्ट क्वालिटी हीलिंग पोटियन खरीदने के लिए किया। उसके बाद वह और उसकी बहन अपनी मां से मिलने गए। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, नोमी ने मुस्कुराते हुए अपनी मां का अभिवादन किया और वह उन्हें देखकर बहुत खुश थी और पूछा कि वे कैसे हैं। युकीटो मुस्कुराया और उससे कहा कि उन्हें यह उससे पूछना चाहिए, जिसके बाद उसकी बहन ने अपनी मां को डेजर्ट्स का एक बॉक्स दिया और वह खुशी से ताली बजाई, यह कहते हुए कि यह कितना क्यूट है। उन्हें इस पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए था, उन्हें उस पैसे से खुद खाना चाहिए था। उनके बेटे ने उससे कहा कि उसे अब पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके पास एक और गिफ्ट था। उसने संदेह से पूछा कि उनका गिफ्ट क्या है और युकीटो ने उससे पोषण पकड़ाया और कहा कि वह जानता है कि यह अजीब लग रहा है, लेकिन इसे पी ले। नोमी ने गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा कि उसके बड़े भाई ने डंजन में पैसे कमाए और यह उसके लिए खरीदा। उनकी मां हैरान हुई और कहा कि वह तो अभी अभी एडवेंचर बना है, उसने इतने पैसे कैसे कमा लिए। युकीटो ने उससे कहा कि वह बस लकी था, जिसके बाद उसने उससे पोषण पीने के लिए कहा और उसने बिना सोचे समझे वह सब पी लिया। जैसे ही पोषण का इफेक्ट हुआ वह खिल उठी
और आश्चर्य से एक बिंदु को घूरने लगी। उसके बच्चे एंटिसिपेशन में जम गए और जल्द ही वह खुशी से चिल्लाई कि ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से कोई वेट हट गया है और सांस लेना बहुत आसान हो गया है। यूकीटो मुस्कुराया, जिसके बाद उसकी छोटी बहन बहुत खुश हुई और चिल्लाई कि सब कुछ वर्कआउट हो गया। और फिर उनकी मां ने कहा कि पोषण का स्वाद डिस्गस्टिंग था। यूकीटो ने तुरंत उसे डिजर्ट दिया ताकि वह अप्रिय आफ्टर टेस्ट से छुटकारा पा सके और वे घर चले गए। सिम्टम्स कम हो गए और बीमारी आगे बढ़ना बंद हो गई। थोड़े रिहेबिलिटेशन के बाद उनकी मां को घर जाने की अनुमति मिल गई। जब वे तीनों घर आए तो उनकी मां ने मुस्कुराते हुए कहा कि वे फिर से एक छत के नीचे एक साथ रह सकते हैं, जैसे वह किसी खुश सपने में हो। उनकी बेटी हंसी और कहा कि यह सब रियल है। जिसके बाद उन्होंने खाना खाया और उनकी बेचारी मां, जो अभी अभी अस्पताल से निकली थी, बर्तन धोने लगी। जब वह यह कर रही थी तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे उसके घर की दीवारों जैसा सुकून कहीं नहीं मिलता। और उसकी बेटी चिल्लाई कि वह बहुत खुश है, कि वह बेहतर महसूस कर रही है। यूकीटो ने कहा कि वह भी खुश है, लेकिन यह काफी नहीं था। उसकी छोटी बहन ने पूछा क्यों, और उसने उससे कहा कि यह पोषण एक टेम्पररी मेजर था, यह बीमारी को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सका। नॉमी भ्रमित थी और पूछा कि उन्हें फिर क्या करना चाहिए। वह खड़ा हुआ और गंभीरता से कहा कि उन्हें एक बहुत अधिक पावरफुल चीज की जरूरत है, जैसे कि एक एलिक्सिर। उसने पूछा क्या वह टीवी की उस चीज के बारे में बात कर रहा है, एक आइटम जिसे दुनिया के बेस्ट एडवेंचरर्स ने डिस्कवर किया था। उसने इसकी पुष्टि की और कहा कि यह केवल 50वीं मंजिल से नीचे ही मिल सकता है और इसे किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता। वह मुस्कुराई और पूछा तो यह एक यूनिक आइटम था। उसने डिशेस को सिंक में रख दिया, जिससे उसकी पहले से बीमार मां के लिए और काम बढ़ गया, और इसकी पुष्टि की। जिसके बाद यूकीटो ने सोचा कि एक यूनिक आइटम एक विशेष चीज थी जिसे केवल वही उपयोग कर सकता था जिसने मूल रूप से इसे प्राप्त किया था, एक रिवॉर्ड जिसे केवल एक पावरफुल क्रीचर को हराकर ही प्राप्त किया जा सकता था। उसकी बहन ने पूछा कि क्या वे इसे खरीद नहीं सकते, क्या इसका मतलब है कि उन्हें इसे खुद खोजना होगा। यूकीटो ने इसकी पुष्टि की और सिंक में और डिशेस डाल दिए, और उसकी बहन अपनी मां की मदद करना शुरू करते हुए पूछा क्या वह 10वें फ्लोर से नीचे जा सकता है। उसने उससे कहा कि थ्योरी में वह नहीं जा सकता, कि वह रास्ते में डॉग्स डेथ मर जाएगा, और वह चिल्लाई तो वे एलिक्सिर नहीं देख पाएंगे। यूकीटो मुस्कुराया और इशारा किया कि उसने कहा था कि यह केवल थ्योरी में था। फिर बर्तन धो रही अपनी मां की ओर देखा और सोचा कि न केवल उसे लक मिली है, बल्कि उसने अपने पिछले जीवन का नॉलेज भी रिटेन रखा है। एलिक्सिर ऊंचे फ्लोर्स पर भी मिल सकता था। उसने एक एक्सेप्शन के बारे में सुना था, और वह 20th फ्लोर का बॉस एंशिएंट गोलेम था। इस गोलेम का यूनिक लूट एलिक्सर था, लेकिन इस बॉस के अपीयरिंग का चांस एक्सट्रीमली लो था। उसे ऐसे रेयर बॉस से एक रेयर आइटम की जरूरत थी, इसलिए यह सब चांस की बात थी। उसने अपने पिछले जीवन में इस बॉस से एलिक्सर मिलने के बारे में केवल एक बार सुना था, लेकिन अपनी लक के साथ वह निश्चित रूप से इसे ढूंढने में सक्षम होगा। यूकीटो ने एक स्मर्क के साथ फ्रिज खोला और उसकी छोटी बहन ने देखा कि उसके चेहरे पर फिर से वह सस्पिशियस एक्सप्रेशन आ गया था। उसने किसी प्रकार की ड्रिंक की बोतल निकाली और पूछा क्या यह वास्तव में इतना संदिग्ध है। उसने कहा कि यह मायने नहीं रखता। फिर ग्लासेस निकाले और उसकी ओर आंख मारी, यह कहते हुए कि वह कुछ भी कर सकता है। यूकीटो ने पलटकर मुस्कुराया और उससे सहमत हुआ। फिर ड्रिंक को ग्लासेस में उंडेला और कहा कि उसे अभी भी डंजन जाने से पहले तैयारी करने की जरूरत है। हर जगह हमेशा एक लूप होल होता था। समय बीता और डंजन जाने का क्षण आ गया। यूकीटो ने चीजें इकट्ठा करना शुरू कर दिया और इक्विपमेंट से शुरू करने का फैसला किया। शुरू करने के लिए उसने वह तलवार ली जो उसे हाल ही में एक सिल्वर स्लाइम से मिली थी, और सिल्वर स्लाइम टीयर्स नामक एक स्वेटर भी पहना जिसमें लिए गए डैमेज को 33% कम करने का चांस था। उसकी बहन ने उसके कमरे में देखा और पूछा कि क्या वह जा रहा है। यूकीटो ने इसकी पुष्टि की और उसने पूछा तो वह ऐसे ही जा रहा है। आमतौर पर वॉरियर्स ड्यून्स जाते समय हेवी आर्मर पहनते हैं। यूकीटो अजीब तरह से मुस्कुराया और अपने सिर के पीछे खुजली की, उससे सहमत होते हुए, लेकिन उसके पास ऐसी चीज पहनने की ताकत नहीं होगी। उसने सोचा कि स्टैट्स विंडो एक व्यक्ति की पोटेंशियल को रिवील करता है। वह केवल लक के लिए उम्मीद कर सकता है। ऐसे स्टैट्स के साथ वह फुल गियर को हैंडल नहीं कर पाएगा, इसलिए वह केवल हैवी स्टफ से एक तलवार ही लेगा। लेकिन लेवलिंग अप के कारण उसके पास बहुत सारे स्किल्स हैं। उदाहरण के लिए माइटी लेयर्ड स्ट्राइक एक कॉम्बैट स्किल है जिसमें एक पंक्ति में 3 क्रिटिकल हिट्स करने का 30% चांस है। उसकी बहन ने पूछा कि क्या वह अपने स्टैट्स को इम्प्रूव करना चाहता है। वहां एक 5th फ्लोर है जिसे एलिसस क्राउन कहा जाता है। यूकीटो ने कहा
कि वहां के लोकल मॉन्स्टर से रेयर लूट प्राप्त किया जा सकता है, एक मैजिक फ्रूट, और यह उसकी मदद करेगा। वह सामने के दरवाजे की ओर बढ़ा और नोमी ने उससे अपना ध्यान रखने के लिए कहा, जिसके बाद उसने उसे एक बेंटो दिया और कहा कि हालांकि वह वहां फल खाकर अपना पेट भर सकता है, उसे फिर भी इसे लेना चाहिए। युकीटो ने उसे धन्यवाद दिया और इसे अपनी इन्वेंट्री में रख लिया, जिसके बाद उसने उसे अलविदा कहा और चला गया। जल्द ही वह 5th फ्लोर पर पहुंच गया, जो खतरों से भरा एक डेंस फॉरेस्ट था। वह रास्ते पर आगे बढ़ा और सोचा कि 5th फ्लोर को क्राउन ऑफ एलिस के नाम से जाना जाता था। लगभग पूरी जगह प्लांट टाइप मॉन्स्टर्स से भरी हुई थी, इसलिए खो जाना आसान था। लेकिन इस फ्लोर को लो लेवल माना जाता था और इसे अन्य एडवेंचरर्स द्वारा बहुत पहले ही क्लियर कर दिया गया था। जब तक उसके पास मैप है, तब तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वह एक छोटे से क्लियरिंग पर पहुंचा और अजीब तरह से आकार के पेड़ देखे। उसने अपनी तलवार निकाली और मुस्कान के साथ सोचा कि यह एंट स्लेयर है। चींटियों ने मिमिक्री के माध्यम से एक जाल बिछाया, जिसके कारण वे पेड़ों जैसे दिखते हैं, हालांकि उनका कैमोफ्लाज परफेक्ट नहीं है। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और उसे फेंका, यह सोचते हुए कि अगर वह उन्हें ध्यान से देखेगा तो वह देखेगा कि पत्तियों में वेन्स नहीं है और जड़ें एक अजीब दिशा में बढ़ रही हैं। जैसे ही पत्थर पेड़ के तने से टकराया, वह तुरंत जीवित हो गया और जड़ें जमीन के नीचे से बाहर निकलीं और जो कुछ भी जमीन के नीचे था उसे ऊपर उठाना शुरू कर दिया। एक विशाल मॉन्स्टर युकीटो के सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी तलवार खींची और कहा कि उसने यही सोचा था, फिर आगे बढ़ा और एक बार से मॉन्स्टर को काट दिया। एक क्रिटिकल हिट मारा। उसे केवल उनके अपीयरेंस का अनुमान लगाने और काम करने की जरूरत थी। वह मुड़ा और एक मैजिक फ्रूट देखा जो मॉन्स्टर से बाहर गिर गया। उसने तुरंत इसे खा लिया और नाशपाती और सेब का हल्का स्वाद महसूस किया। लेकिन स्वाद यहाँ मायने नहीं रखता, ये कैरेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट करता है। उसने इसे चेक किया और यह देखकर कि उसकी स्ट्रेंथ में एक यूनिट जोड़ा गया था, वह खुश था कि वे बढ़ रहे थे मैजिक फ्रूट के कारण। हालांकि इसका इफेक्ट इनसिग्निफिकेंट है, फिर भी वह एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर बन सकता है। उसके बाद चींटियों के लिए सबसे ब्रूटल हंट शुरू हुई। उसने लगातार लड़ाई की और खाया, लड़ाई की और फिर से खाया, और जब उसने कैरेक्टरिस्टिक्स विंडो खोली तो उसने पाया कि वह पहले ही पंपिंग में अपनी लिमिट तक पहुंच चुका था। फलों ने उसे बोनस कैरेक्टरिस्टिक्स दिए। अब वे 14 से 27 की रेंज में थे। आखिरकार उसके पास एक एवरेज कॉम्बैट लेवल है। उसने वार्म अप किया और सोचा कि अब खत्म करने का समय आ गया है। लेकिन जैसे ही वह वापस जाना चाहता था, किसी ने उस पर हमला किया और वह जल्दी से एक तरफ कूद गया, चिल्लाते हुए, वहां कौन है? उसके सामने दो लोग खड़े थे। उन्होंने कहा कि सारा लूट खुद लेना गलत है, इसलिए वे उसे सबक सिखाने आए थे। युकीटो ने उन्हें ध्यान से देखा। उनकी बैंडेड अपीयरेंस को देखते हुए वे नए लोगों के टिपिकल रॉबर्स थे। उसने कहा कि उसने उन पर कोई एडवेंचरस आईडी नहीं देखा, तो वे दूसरों से प्रॉफिट कमाने वाले टाइप के हैं। हशीमोटो नाम के लड़के ने इसकी पुष्टि की और कहा कि वह सिर्फ एक स्पॉइल्ड ब्रैट है जो अपने इक्विपमेंट पर निर्भर है, और उसके दोस्त यामाडा ने जोड़ा कि यह इक्विपमेंट उसे सूट नहीं करता। अगर वह इसे नाइसली दे देता है तो वे उसे जीने देंगे। लेकिन युकीटो ने उनमें से एक को जल्दी से डील किया, और अब जमीन पर अनकॉन्शियस पड़े इस इडियट को देखते हुए उसने सोचा कि यह करीब था। लेकिन सब कुछ स्मूथली चला गया। एनिमी द्वारा इस्तेमाल किया गया बीस्टिंग अटैक एक लेवल 25 स्किल था। दूसरे शब्दों में, उसका एनिमी बहुत अधिक मजबूत था। बीस्टिंग अटैक एक प्रिसाइज हिट की गारंटी देता है जिसे एनिमी अवॉइड नहीं कर पाएगा। बदले में स्किल अटैक पावर को 30% तक कम कर देता है। लेकिन सिल्वर स्लाइम टीयर्स में भिगोए गए उसके कपड़ों के कारण वह डैमेज को कम करने में सक्षम था। संक्षेप में, अंत में ओरिजिनल ब्लोज फोर्स का केवल 30% ही उस तक पहुंचा। अगर उसकी लक नहीं होती तो अभी उसके पेट में एक बड़ा छेद होता। हशीमोटो स्पष्ट रूप से नर्वस था। उसने नहीं सोचा था कि उसके दोस्त को एक ही वार से नॉकआउट कर दिया जाएगा। युकीटो ने अपनी तलवार उसकी ओर पॉइंट की और उसे सरेंडर करने के लिए कहा, तब वह उसे बख्श देगा। लेकिन उसने उस पर एक मैजिक स्टाफ पॉइंट करके जवाब दिया और उससे कहा कि उसे अंडरमाइन न करे। एक वॉरियर को दूरी से आसानी से हराया जा सकता है। युकीटो उससे सहमत हुआ और तलवार को दूर रख दिया, यह कहते हुए कि वह इसे यहां से नहीं पा सकता है। और उसका ओपोनेंट घबराकर मुस्कुराया और पूछा, क्या उसने इतनी जल्दी गिव अप कर दिया? युकीटो ने उससे कहा कि निश्चित रूप से नहीं। फिर अपनी इन्वेंट्री से एक स्टाफ निकाला और कहा कि वह भी कुछ इस्तेमाल करेगा। उसके हथियार को देखकर वह लड़का जोर से हंसा और मजाक में पूछा कि क्या वह जानता भी है
कि वह क्या है। युकीटो ने स्टाफ को उसकी ओर पॉइंट किया और कहा कि यह सब्सटेंस ऑफ अब्सर्डिटी है। उसने इसे बैरन एंड्स से उठाया था। हशीमोटो ने स्मर्क किया और सोचा कि वह कैसा एमेचर है। सब्सटेंस ऑफ अब्सर्डिटी एक रेयर आइटम है, लेकिन यह अनस्टेबल जंक एक रैंडम स्पेल को एक्टिवेट करता है और गॉड नोस किस तरह का स्पेल होगा। कुछ यूजफुल कास्ट करने का चांस लगभग 0 है। 40% मामलों में इसका मालिक फेल हो जाता है। 30% चांस है कि एक वीक एन्चांटमेंट मिले। 20% चांस है कि एक बफ या डबफ मिले और 9% चांस है कि एक मिड लेवल स्पेल बने। उस 30% चांस में आना, एक वीक एन्चैंटमेंट प्राप्त करना पहले से ही एक बड़ी सफलता होगी। किसी भी मामले में वह डिजायर्ड स्पेल कास्ट नहीं कर पाएगा। युकीटो मैजिक लॉटरी की प्रोसेस में था और हाशिमोटो ने एक फायरबॉल का उपयोग करने का फैसला किया। एक मिड लेवल स्पेल। उसने सोचा कि भले ही वह अचानक उन 9% को हिट कर दे और उसी लेवल का कुछ समन कर ले, उसका ब्लो अभी भी स्ट्रॉन्गर होगा। मैजिशियंस के लिए विशेष इक्विपमेंट के कारण जो मैजिकल पावर में 50 यूनिट्स जोड़ता है। दूसरे शब्दों में, जीत उसकी गारंटी है। बिगिनर्स में निहित लक उसे नहीं बचाएगी। उसने स्पेल को एक्टिवेट किया और स्टाफ को युकीटो की ओर पॉइंट किया, जिसके बाद उसने उस पर एक विशाल फायरबॉल छोड़ा और युकीटो ने जम्हाई ली, यह देखते हुए कि वह आखिरकार हिल गया। वह भी पहले ही फिनिश्ड हो चुका था। उसने स्टाफ को नीचे किया और मैजिक की धाराएं उसके पास स्वर्ल हुई और जब उसने स्टाफ उठाया तो उसके सिर के ऊपर एक विशाल फायरी मीटियर दिखाई दिया जो हर सेकंड के साथ आकार में बढ़ता गया। अपने हथियार को घुमाते हुए उसने मीटियर को डायरेक्ट किया और यह अपने ओपोनेंट की ओर हाई स्पीड से उड़ा, अपने रास्ते में सब कुछ स्वीपिंग करते हुए। इस मीटियर की तुलना में इस मैजिशियन का फायरबॉल बस एक छोटा डॉट था। उसका स्पेल मीटियर द्वारा डिस्पेल्ड कर दिया गया और वह सदमे में जमीन पर गिर गया। यह न समझते हुए कि यह कैसे संभव था, उसने अपना सिर पकड़ लिया और सोचा कि उसने एक हाई लेवल स्पेल कास्ट किया। ऐसे आउटकम का चांस 0.05% था। 0.05%। जब वह मुड़ा तो उसने देखा कि मीटियोर पहले से ही बहुत करीब था और वह घबराकर हंसा, यह सोचते हुए यह सिर्फ इल्यूजन मैजिक है ना? लेकिन जब हीट उसके चेहरे पर लगी और उसके कपड़े और बाल जलने लगे तो उसने भयानक दर्द महसूस किया और डर के मारे चिल्लाया। उसे रुकने के लिए कहा। वह इतना डरा हुआ था कि उसने अनैच्छिक रूप से अपनी पैंट गीली कर दी और जैसे ही मीडिया उस तक पहुंचा, एक जोरदार एक्सप्लोजन सुनाई दिया, आसपास के पेड़ों को ऊपर फेंकते हुए। जैसे ही सब कुछ शांत हुआ, जमीन पर एक गहरा क्रेटर दिखाई दिया जिसके केंद्र में वही लड़का पड़ा था, केवल इस बार उसके कपड़ों के बिना। ऐसे पावरफुल ब्लो से युकीटो का स्टाफ टूट गया और उसमें आग लग गई और युकीटो ने आग बुझाकर उसे जमीन पर फेंक दिया और लड़के से माफी मांगी, यह कहते हुए कि वह बस बहुत लकी था। गहरी सांस लेते हुए उसने अपने ओपोनेंट्स की ओर देखा और सोचा कि उसने जीत लिया है, लेकिन उन्हें यहाँ अनअटेंडेड छोड़ना एक बुरा विचार था। इसलिए उसने उन्हें बाहर ले जाने का फैसला किया और पेड़ों से कुछ वाइन्स काटकर उन दोनों को बांध दिया। अपने लेबर्स के रिजल्ट को देखते हुए उसने सोचा कि यह काफी होना चाहिए, जिसके बाद वह फर्स्ट फ्लोर पर वापस गया और उन्हें अपने साथ घसीटता रहा। ट्यूनन से लौटने पर युकीटो ने इन स्कॉन्ड्रल्स को पुलिस के हवाले कर दिया और जब इंट्रोगेशन खत्म हुआ तो सूरज पहले ही होराइजन से नीचे था। कुछ समय बीता, वह एडवेंचरर्स गिल्ड में आया और लड़की को अपना बैज दिखाते हुए उससे माफी मांगी कि उसने इतने लंबे समय तक कांटेक्ट नहीं किया, बस कुछ डिफिकल्टीज थीं। उसने उसका नाम स्पष्ट किया और फिर मुस्कुराते हुए कहा कि पुलिस ने पहले ही उन्हें सब कुछ रिपोर्ट कर दिया था और युकीटो खुश था कि उसे फिर से खुद को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसने उसे खत्म नहीं करने दिया और अपने चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान के साथ उसे सिल्वर रैंक में प्रमोशन के लिए बधाई दी। उस लड़की ने युकीटो को सिल्वर रैंक के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग बैच दिया और युकीटो ने आश्चर्य से कहा कि जरूर कोई गलती हुई होगी। आखिरकार उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया था। सिल्वर रैंक तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है, यहाँ तक कि प्रतिभाशाली लोगों को भी आमतौर पर ऐसा करने में 3 साल लगते हैं। आपको सॉर्ट आफ्टर आइटम्स, मांगे जाने वाले सामान प्राप्त करने होते हैं, कई मॉन्स्टर्स को हराना होता है। दूसरे शब्दों में, गिल्ड के काम में एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन, मूल्यवान योगदान देना होता है। लेकिन लड़की ने कहा कि कोई गलती नहीं हुई थी। आखिरकार उसने रेड आर्म के 2 लोगों को पकड़ा था। रेड आर्म एक व्यापक संगठित अपराध समूह है। युकीटो ने पूछा, तो मुझे उन इडियट से इतने पॉइंट्स मिले कि मैं सिल्वर रैंक में प्रमोट होने के लायक ही हो गया। उसने इसकी पुष्टि की और जोड़ा कि युकीटो ने कड़ी मेहनत की। वे दोनों लोग
सिल्वर रैंक एडवेंचर्स के बराबर स्ट्रेंथ रखते थे। यह सुनकर यूकिटो बहुत हैरान हुआ और सोचा कि वे शायद उससे ज्यादा मजबूत थे जितना उसने सोचा था। अगर उसकी लक नहीं होती तो वह बुरी स्थिति में फंस सकता था। उसने अपना नया बैच लिया और हंसा, यह कहते हुए कि वह बस लकी था, और लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह फिर से वही बात कह रहा था। एक सिल्वर रैंक एडवेंचरर के लिए यह मॉडेस्टी, विनम्रता सही है। उसने कहा कि वह नीचे के फ्लोर्स पर उसकी उपलब्धियों का इंतजार करेगी। उपलब्ध फ्लोर्स एडवेंचरर के रैंक द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ब्रॉन्ज रैंक्स 10वें फ्लोर तक नीचे जा सकते हैं, सिल्वर रैंक्स 30वें फ्लोर तक जा सकते हैं, और गोल्ड एडवेंचरर्स के लिए कोई सीमा नहीं है। यूकिटो ने नया बैच लगाया और पुराना वाला वापस करते हुए कहा कि वह कम से कम 20वीं मंजिल में महारत हासिल करना चाहेंगे। लड़की ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा कि वह उस पर विश्वास करती है, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि वह जगह क्लियर करने के लिए काफी मुश्किल है। इसलिए उसने उसे अकेले वहां न जाने की दृढ़ सलाह दी। यूकिटो ने उसे थोड़ा झुककर थैंक किया और उसकी चिंता के लिए धन्यवाद दिया, जिसके बाद वह चला गया और सोचा कि उसने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं ज्यादा तेजी से प्रोग्रेस की है। वैसे वास्तव में उन बैंडिट से मिलना भी लक के कारण ही हुआ था। एक बूढ़े व्यक्ति ने उसके विचारों से उसका ध्यान भटकाया। उसने यूकिटो से उससे 1 मिनट बात करने के लिए कहा और यूकिटो उसके पास गया, यह पूछते हुए कि क्या हुआ था। बूढ़े व्यक्ति ने नोटिस बोर्ड की ओर इशारा किया और पूछा, क्या वह वही एडवेंचरर है जिसने उन क्रिमिनल्स को हराया? बोर्ड पर उन दोनों लोगों के वांटेड पोस्टर्स, चाहिए गए पोस्टर लगे थे। यूकिटो ने इसकी पुष्टि की और कहा कि उन्होंने उस पर हमला किया था, और उसने जवाब में कार्रवाई की। जैसे ही उसने यह कहा, बूढ़ा व्यक्ति भावनाओं की अधिकता से कांप उठा और फिर आंखों में आंसू लिए उसने यूकिटो के हाथ पकड़े और उसे धन्यवाद दिया। यूकिटो समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा था, और बूढ़े ने गुस्से में वह पोस्टर फाड़ दिया और कहा कि उन्होंने उसके बेटे को मार डाला था। पुलिस उनके पास नहीं पहुंच पा रही थी और यूकिटो उन्हें पकड़ने में कामयाब रहा। यूकिटो चिंतित हो गया और कहा कि उसे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, वह बस एक एडवेंचर के रूप में अपना फर्ज निभा रहा था। लेकिन बूढ़ा व्यक्ति अभी भी बहुत आभारी था और उसे झुककर प्रणाम किया, यह कहते हुए कि अब वह अपने बेटे की कब्र पर अच्छी खबर ला सकता है। उसके बाद वह चला गया और यूकिटो अपनी आंखों से उसका पीछा करते हुए सोचा कि ऐसा लगता है कि वह अपने पिछले जीवन में कभी इतना आभारी नहीं रहा था। सच कहूं तो यह काफी अच्छा लगा। अपने पिछले जीवन की बात करें, अगर कुछ नहीं बदला गया तो दुनिया नष्ट हो जाएगी। अगर सब कुछ पहले जैसा चलता रहा तो वह तब तक बूढ़ा हो चुका होगा। लेकिन क्या वह जानते हुए भी चुपचाप खड़ा रह सकता था कि उनका क्या इंतजार कर रहा था? उसने इस विचार को दूर फेंक दिया क्योंकि वह स्पष्ट रूप से इसके लिए तैयार नहीं था। वह वर्ल्ड पीस के लिए लड़ने के लिए बहुत कमजोर था। उसने अपने गालों पर थप्पड़ मारा और सोचा कि उसे पहले कम से कम अपनी मां को बचाना होगा। अब यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बीच डंजन में कहीं रेड आर्म का एक आदमी जिसका नाम कू था बैठा था और गुस्से में एक पत्थर की मेज पर मुक्का मार रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यमाडा और हशीमोटो हार गए। अगर दूसरे लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है तो वह थग गुंडे को टैक्स नहीं दे पाएगा। वह घबराहट से अपने नाखून चबाने लगा। फिर उसकी नजर एक चाकू पर पड़ी। उसने उसे पकड़ा और यूकिटो द्वारा किए गए काम की खबर वाली न्यूज़पेपर पर रखकर उसके फोटो को चाकू से छेद दिया और चिल्लाया कि वह खत्म हो गया है। उसकी पागल नजर उसके फोटो को जला रही थी, लेकिन फिर वह जल्दी से शांत हो गया और चाकू को उसकी जगह पर लौटा दिया और सावधान रहने का फैसला किया। आखिरकार उसने अकेले यमाडा और हशीमोटो को हराया था। इसका मतलब है कि उसके पास बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन कू के पास अपने तरीके हैं, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ मायने नहीं रखती। उसने अपने ऊपर एक सफेद कपड़ा फेंका और यह कहते हुए निकल पड़ा कि यूकिटो की लक उसी पल खत्म हो गई जब उसे इसके बारे में पता चला। अरे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला चैप्टर सबसे पहले तुम तक पहुंचे।